हे एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज शुरू करने वाले हैं हम नीट 2023 बायोलॉजी के पेपर की डीप एनालिसिस। इसमें स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे कि सारे स्टेटमेंट्स कहाँ से आए हुए हैं। उसके बाद एनसीईआरटी से ऑप्शंस की मैचिंग कराएंगे कि एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस हैं, वो चारों ऑप्शंस कहाँ से दिए हुए हैं। और ये देखेंगे कि एनटीए पेपर बनाती है, पेपर के सारे ऑप्शंस सारे आंसर्स सब के सब एनसीईआरटी में ही थे। हम अपनी फर्दर आगे आने वाली वीडियो में केमिस्ट्री के पेपर की भी सेम तरीके से एनालिसिस करेंगे। उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी की एनालिसिस प्योरली एनसीईआरटी से करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की एनालिसिस प्योरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। सिमिलरली फिजिक्स के पेपर के एनालिसिस के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करेंगे, क्योंकि किसी भी कोचिंग के स्टैंडर्ड मॉड्यूल लगाने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर फॉलो करते हैं। तो हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने वाले क्वेश्चंस कितना सिमिलर होते हैं नीट के एग्जाम में। फर्दर हमारी आगे आने वाली वीडियोस कॉन्सेप्चुअल पोर्शन से होंगी बायो के, जैसे कि ओजेनेसिस हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया। अब इस एनालिसिस के फायदे क्या हैं? अगर फायदों की बात करें तो पहला फायदा ये है कि हम नीट 2024 का पेपर पैटर्न प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये पता होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं और सारे स्टेटमेंट कहाँ से आते हैं, मैचिंग वाले ऑप्शंस कहाँ से आते हैं, तो हम बहुत ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नीट 2024 का पेपर भी एनसीईआरटी से आएगा और वो सारे स्टेटमेंट कहाँ से आने वाले होंगे। हम एनसीईआरटी का वो पोर्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एनटीए अपना पैटर्न दोहराता है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है और एनसीईआरटी बहुत बड़ी नहीं है। सभी लोग ये कहते हैं कि नीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब अब एनसीईआरटी से आते हैं, स्पेशली बायो में बायो के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। तो क्या बायो के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं? और बायो में आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो क्या सारे क्वेश्चंस के सारे स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी से आते हैं? ये हम जब डीप एनालिसिस करेंगे तब समझ पाएंगे। सारे स्टेटमेंट के एनसीईआरटी से रेफरेंसेस देखेंगे, जिससे हम ये बता पाएं कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे कि नहीं थे। और अगर 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे तो हम रिलाई कर पाएंगे एनसीईआरटी पे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे एनसीईआरटी के बिहाफ पे। अब डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले बेसिक बेसिक कुछ बातें। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मेंशन करूंगा। क्वेश्चन किस एनसीईआरटी के पार्ट से है वो यहाँ मेंशन होगा, किस पेज से है एनसीईआरटी के, उस किस पेज से है यहाँ मेंशन होगा, और वो क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है कि नहीं आया है वो यहाँ मेंशन होगा। और एनसीईआरटी की कटिंग यहाँ मेंशन होगी और उस कटिंग में वो पोर्शन हाईलाइटेड होगा जिस पोर्शन से ये क्वेश्चन बनाया गया होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में पूछा है। एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, दो ही टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस हैं जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। कौन कौन से? सिलेजिनेला और साल्विनिया। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीए सेकेंड की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा पूछा है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कितनी होती है? 680 नैनोमीटर। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और इसमें 5 स्टेटमेंट गिवन है, ए बी सी डी एंड डी, और पांचों स्टेटमेंट के जो भी रेफरेंसेज है मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से, पेज नंबर के रेफरेंसेज यहाँ पे दिए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन फेबेसी फैमिली से है और पूछ रहा है कि फेबेसी फैमिली लिलिएसी और सोलेनेसी से कैसे अलग है। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, पेज नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 105 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, या जो भी ऑप्शन है आप देख सकते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट कहीं बाहर से नहीं है, एनसीईआरटी की दोनों लाइनें हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइटेड कर चुका हूँ इनको, अब वीडियो रोक के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को देख लो, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107, अब पूछा है आर को कहते क्या हैं, ये भी क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है टेसल का फंक्शन क्या होता है, पोलन ग्रेन को ट्रैप करना। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है कि डीप राइस प्लांट में अगर इलोंगेशन कराना है इंटरनोड या पेटियोल का, तो कौन सा हार्मोन इस इलोंगेशन को प्रमोट करता है? तो कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये रही एनसीईआरटी की कटिंग। 110 क्वेश्चन में प्लियोट्रोपिज्म के बारे में पूछा है कि प्लियोट्रोपी क्या होता है।
तो प्लियोट्रॉपी क्या होता है, जहाँ पे एक सिंगल जीन क्या करता है, एग्जिबिट करता है मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को। और ये सेम लाइन उठा के यहाँ पे क्वेश्चंस में इन्होंने दे दी है। रोल पूछा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का, क्या होता है रोल, तो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग किसको रिफर करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में सब सेम है, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए या ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, बस लास्ट में चेंज किया है, प्रोटीन होगा कि आरएनए होगा। तो जो एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में क्या दिया है यहाँ पे आरएनए, तो आरएनए वाला ऑप्शन सही होगा। अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी बिना किसी डाउट के कौन प्रूफ किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा, बताओ। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोगों को क्लास में पढ़ाया भी गया, कौन कौन है, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। अच्छा बताओ, इविल क्वाड्रेट होता है, अब इविल क्वाड्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है स्पीसीज के एक्सटेंशन का, क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अब पूछा है कि ओजोन लेयर की थिकनेस किस यूनिट में नापते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किस में नापते हैं, डॉप्सन यूनिट में, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। और पेज नंबर का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 281। अब पूछा है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और हम सब पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ पे होती है, सेंट्रोमियर डिवाइड कहाँ होता है, तो हमें पता है एनाफेज में, लेकिन एनाफेज माइटोसिस में होता है। तो मियोसिस सेकंड में कहाँ होगा, एनाफेज सेकंड में, क्यों, क्योंकि मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, और जस्ट लाइक होती है, इक्वल टू माइटोसिस नहीं होती। ये एक डीप कॉन्सेप्ट है, अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ाया जाता है, बाकी ये क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे ये क्वेश्चन। अब जल्दी से मेच्योरिटी पीरियड लाना है, कौन सा हार्मोन छिड़कते हैं, जिबरेलिक एसिड, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया है रिकम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पे अपीयर होता है, यहाँ पे दिया है पैकेटिन के पास रिकम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होता है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अब तक हम ये समझ पाए हैं कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन उठा के ऑप्शंस बना दिए गए हैं, ऑप्शंस बनाने में भी इन्होंने मेहनत नहीं किया है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं है, सेम उठा के ऑप्शंस बना दिए गए हैं। अगला 109 क्वेश्चन, 119 क्वेश्चन, तो 119 क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों स्टेटमेंट के बारे में ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से है, अगर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है देन इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो। अब पूछ रहा है कि डीएनए की जब स्टेनिंग करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से और स्टेनिंग करने के बाद यूवी रेडिएशन डालते हैं तो कौन सा कलर आता है, ये भी दिया हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि जीन की मैपिंग किसने करा था, तो जीन मैपिंग भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर में आ चुका क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते थे इसको। बाकी एलिमिनेशन मेथड से भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते थे कि हैंगिंग तो हो नहीं सकता, थॉमस हन मार्गन नहीं हो सकता, सटन बावेरी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रोमोसोमल थ्योरी दिए थे और बाकी सारी चीजें आपको पता होती हैं, देन आप एलिमिनेट भी कर सकते हो और पहले से भी आपको पता होता है, अगर एक एनसीईआरटी की फॉर्मल रीडिंग भी करी है देन ये चीजें आपको पहले से पता होती हैं। अब पूछ रहा है जीन गन मेथड में अगर एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है होस्ट सेल के अंदर तो क्या करते हैं, तो उस पर प्लेटिंग करते हैं किसकी, टंगस्टन और गोल्ड की, और उसके बाद उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बेसिक मेथड्स आपको सिखाए जाते हैं क्लास में। अब ये 123 एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि लीफ मेसोफिल सेल को डिवाइड कराना है, तो बताओ कौन सा प्रोसेस होगा, डेवलपमेंट होगा, सीनेसेंस होगा, डिफरेंशिएशन होगा कि डी डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा क्यों कह रहा, क्योंकि लीफ की मेसोफिल सेल जो है कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस होती है, और पैरेनकाइमा सेल क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू परमानेंट कब है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर सकता है, तो उसको डिवाइडिंग एबिलिटी गेन करनी है, तो परमानेंट टिश्यू से उसको होना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक जाना क्या होता है,
डी डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन। बाकी इस फॉर्म में ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, पैरेनकाइमेटस सेल के बारे में मेंशन्ड है, बट यहाँ पे मेसोफिल सेल के बारे में जिक्र किया गया है। तो हमें ये बेसिक पहले से पता होना चाहिए कि मेसोफिल सेल भी कैसी होती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं। और कितने तरीके की पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं मेसोफिल? पैलिसेड पैरेनकाइमा और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, किसमें होता है बताओ? ये होता है आपके फोटोसिंथेसिस में। पीएच सेकेंड के पास जब वाटर स्प्लिट करता है तो कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं? दो ही मिनरल होते हैं, मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन। तो एक पूछ दिया है, और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं आया है ये। अब पूछ रहा है कि फूल अगर बड़े हैं, कलरफुल है, फ्रेगनेंट है, महकता है और उसके पास नेक्टर भी है, तो ये बताओ किसके पॉलिनेशन के लिए होगा? इंसेक्ट के, क्योंकि इंसेक्ट को ये सारी चीजें चाहिए होती है, वाटर को नहीं चाहिए और एयर को नहीं चाहिए। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, पेज नंबर का रेफरेंस यहाँ पे रहा। अब एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। अब कह रहा है कि सेल्यूलोज जो है वो ब्लू कलर नहीं देता है आयोडीन के साथ, क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं बनाता है। जब कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं बनाएगा तो उसके अंदर आयोडीन नहीं फंस पाएगा, और जब आयोडीन नहीं फंसेगा देन आयोडीन का ही कलर होता है ब्लू, तो ब्लू कलर अपीयर नहीं होगा। स्टार्च दे पाता है, क्यों? क्योंकि स्टार्च कॉम्प्लेक्स हेलिसेस बनाता है। तो जब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो उस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आयोडीन फंस जाता है, और आयोडीन का कलर ब्लू होता है, वो ब्लू कलर अपीयर होता है। एसर्शन रीजन का घटिया सा क्वेश्चन है, दिया है कि एटीपी कितने स्टेप में यूज होती है और कौन कौन से वो स्टेप हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा है, आप इजीली इसको कर सकते थे। अब पूछ रहा है अर्थ समिट कब हुई थी? एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। 130 क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ भी ट्रांसपोर्ट कराना है, देन कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? एक्टिव की पैसिव? अगेंस्ट चढ़ाना है, जैसे पानी नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो क्या करते हो? पंप का यूज करते हो। पंप में क्या लगती है? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक्टिव प्रोसेस हो रहा है ना, एनर्जी दे रहे हो ना। सेम यहाँ भी होता है, अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कुछ भी चढ़ाना है देन क्या होगा? एक्टिव प्रोसेस होगा। अब पूछ रहा है एक्साइल प्रेजेंटेशन किसमें ऑब्जर्व होता है? अब तीन एग्जांपल तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है, कौन कौन से? चाइना रोज हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया। ये हमको रटा हुआ भी होता है, बट हम जानते हैं और स्टैंडर्ड कोचिंग में जो अपना टेस्ट कराते हैं उसमें क्वेश्चंस आते भी हैं कि वो क्या करते हैं, फैमिली जिनमें एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है उसके एग्जाम्पल भी एक्साइल वाले में दे दिए जाते हैं। सेम इन्होंने भी वही करा है। सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल पेट्यूनिया उठा लिया है और टोमेटो की जगह पेट्यूनिया कर दिया है इन्होंने। तो नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कोचिंग कराती हैं और आप इसको इजीली कर सकते थे। अब पूछा है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के चिल्ड एथेनॉल क्यों ऐड करते हैं? चिल्ड एथेनॉल डालते हैं जिससे डीएनए प्रेसिपिटेट होकर बाहर आ जाए। अब यूकैरियोट सेल के अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ पे होता है? सबको रटा हुआ क्वेश्चन है, एस फेस सब आंख बंद करके इसको कर सकते थे। अब पूछ रहा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है केल्विन साइकिल में, बताओ कितने एटीपी कितने एनएडीपी? H2 रटा हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको इजीली कर सकते हो। अब पूछा है कि बताओ हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड सेल कौन है? किसमें? फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक में। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या टीचर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाता है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाता है, देन ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली क्लियर होती हैं कि कौन हैप्लॉइड होता है, कौन स्ट्रक्चर डायप्लॉइड होता है, कौन स्ट्रक्चर ट्राइप्लॉइड होता है। और ये एनसीईआरटी में क्लियरली नहीं दिया है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स में दिए हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते थे। मैचिंग का क्वेश्चन है, टेबल उठाया है एनसीईआरटी से और डायरेक्ट टेबल यहाँ पे दे दिया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो यहाँ पे है वही सेम यहाँ पे है। लिस्ट मैच कराना था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फिर से मैचिंग का क्वेश्चन, किसकी मैचिंग है? आयरन की है, जिंक की है, बोरॉन की है और मोलिब्डेनम की है। आयरन की जो मैचिंग दिया है एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो जिंक की है वो लिख दिया गया है, जो बोरॉन की है वो भी लिख दिया गया है और जो मोलिब्डेनम की है वो भी लिख दिया गया है। कोई चेंजेस नहीं है, सेम लाइनों को उठा के इनकी लाइनें बना दी गई हैं, कोई एफर्ट नहीं किया गया है। इसलिए आपको एनसीईआरटी पे ही रिलाई करना है और हमारा उद्देश्य आपको यही समझाने के लिए, इस पेपर को बनाने की 10 दिन काम करने की है कि आपको ये मोटिवेशन आ पाए कि आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करना है। टीचर बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं, बट उसका अब कोई मतलब नहीं निकलना है जब से एनटीए पेपर बना रही है, क्योंकि एक सिंगल लाइन भी अब एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती है और वो आप देख रहे हो।
138 क्वेश्चंस में अब फिर से स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5, और पांचों स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो भी एनसीईआरटी की लाइन्स है, बाहर से कुछ भी नहीं है, मैं पहले हाईलाइट कर चुका हूँ इनको। आप 1 2 3 4 एंड 5 सबको रोक के देख सकते हो कि पांचों स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं या बाहर के हैं, सब एकदम सिमिलर मिलेंगे एनसीईआरटी के। फिर से पूछा है कीमोऑस्मोसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, तो क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, और एटीपेज सिंथेज या एटीपी सिंथेज चाहिए। अब देखो दो ऑप्शंस में, यहाँ पे एनएडीपी सिंथेज है और यहाँ पे एटीपी सिंथेज है, तो दोनों हो सकता है, लेकिन एनएडीपी सिंथेज नहीं होता, एनएडीपी रिडक्टेज होता है, एनएडीपी का रिडक्शन होता है ना। तो ये समझने वाली बात थी, बाकी एनसीईआरटी में मेंशन भी है। तो अगर आपको टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाता है ना, आप छोटी छोटी चीजें समझते हो ना, देन ये चीजें आपके लिए आसान है बताना, आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, और इसमें अरेंज करना है सीक्वेंस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म के, और ये दोनों एसर्शन रीजन एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है, किस पेज पे है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हो। बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, किसको इनहिबिट करता है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, एक बार आप रोकिए, तसल्ली से इसको पढ़ लीजिए। फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और पूछा गया है कितने स्टेटमेंट सही हैं, कितने स्टेटमेंट गलत हैं, उनके सारे रेफरेंसेस यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। आप रोको, स्क्रीनशॉट लो और सबको मिला लो और देख लो कि जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं ना, एक स्टेटमेंट इनसे वेरी नहीं करेगा, सबके रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, एक का भी रेफरेंस आपसे छूटेगा नहीं। मैचिंग क्वेश्चन है, 4 चीजों की मैचिंग कराई गई है, ए बी सी एन डी, और सबके रेफरेंस 1 2 3 4 आपको दिए हुए हैं, आप रोको और उनकी मैचिंग करा सकते हो। कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, सब एनसीईआरटी का ही है। 145 क्वेश्चन में पूछा गया है ये 4 चीजें, और चारों चीजों की जितने भी रेफरेंसेज है मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, 1 2 3 एंड 4। आप रोको और देख सकते हो कि कौन सा वाला करेक्ट नहीं होगा, और ये करेक्ट है तो एनसीईआरटी में है क्या, या एनसीईआरटी से बाहर पूछ दिया है, सारे के सारे एनसीईआरटी में ही है, जो करेक्ट है वो भी, और जो इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है वो भी एनसीईआरटी में ही है, आप रोक के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 146 में मैचिंग है, और मैचिंग 4 की करानी है, ए बी सी एंड डी, और चारों के रेफरेंसेज मैं यहाँ पे देख चुका हूँ, 1 2 3 एंड 4, आप इजीली देख सकते हो, सेल डिवीजन का है। और मैं आपको बता दूं इस बार नीट में सेल डिवीजन से 6 क्वेश्चन आए थे। 147 क्वेश्चन एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, और इसके भी रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से कर सकते थे। आपको कोई भी साइड बुक, कोई भी मॉड्यूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत क्या है, बस एक प्रैक्टिस की, किसकी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की, और कंसाइज एनसीईआरटी के रीडिंग की, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की। क्वेश्चन नंबर 148 में अब देखो 4 चीज़ों की मैचिंग है, और चारों चीज़ों की मैचिंग के रेफरेंसेस यहाँ पे लगाए जा चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी बाहर से नहीं है, मैं पहले ही बता रहा, सब एनसीईआरटी का ही है, तो आप इसको इजीली कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 149, अब इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट हैं, और दोनों स्टेटमेंट में कुछ भी बाहर से नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी में ही है, तो आपको कुछ अलग से नहीं करना, बस एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना है, ताकि आप इन स्टेटमेंट में कंफ्यूज ना हो अगर बाद में कुछ भी बदलता है तो, और आप इजीली कर पाओ इन चीज़ों को, तो एनसीईआरटी का है, आप रोक के देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 150, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से बाहर है, मतलब 100 में से 99 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे, एक क्वेश्चन बाहर है, और ये मैं कहीं नहीं पढ़ा, चाहे वो एलियन का मॉड्यूल हो, चाहे आकाश का मॉड्यूल हो, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते थे, और स्किप क्यों कर सकते थे, क्योंकि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन में से कितने आपको करने होते हैं, 10 क्वेश्चन, तो बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे, आपके नंबर कहीं भी एलिमिनेट नहीं होते, कहीं भी आपके नंबर नहीं कटते। तो फर्दर एनालिसिस, आगे आने वाले क्वेश्चंस की एनालिसिस हम अगले वीडियो में करेंगे, सेम तरीके से जितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चाहे जितनी मैचिंग है, सबके रेफरेंस के साथ हम केमिस्ट्री की भी एनालिसिस करेंगे, एकदम डीप एनालिसिस, जिससे हमें केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पे ट्रस्ट हो पाए। सेम तरीके से फिजिक्स की भी एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो फर्दर अगर वीडियोज आपको देखनी है, या एनालिसिस जानना है, या आपको अपने लिए नीट 2024 आसान करना है, पैटर्न समझना है, सब कुछ जानना है, क्यों, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ जाने का रीजन ये है कि मैक्सिमम लोगों को सारी चीजें पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो देन इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।